हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो कोई कुकिंग रेसिपी पे नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ऑन कोरोना। तो बहुत ही रिसेंटली जो है मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो कोई भी मेरे टच में थे उन्हें ये बात पता है। सो फाइनली आफ्टर स्ट्रेसफुल 2 वीक्स मैं वापस आई हूँ अपनी जगह पर। तो मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं, हम पिछले 4 महीनों से टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है। बट एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है, और जो हम टीवी में देख रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। हमने भी इसको जब फर्स्ट टाइम लाइफ फेस किया, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हमें भी पहले से पता होती ना तो शायद हमें उतनी डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती जितनी हमें करनी पड़ी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग के साथ, कि आप लोग भी जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसे हमेशा घर में रखिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कब आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो द इंसिडेंट स्टार्टेड एट अराउंड 28 ऑफ जून के 3-4 दिन पहले से मेरी मम्मी को थोड़ा फ़ीवर आ रहा था। और मेरे पापा जो है वो हम एक डेंटिस्ट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हुआ ये कि उन्हें 28 जून के 3-4 दिन पहले से फ़ीवर आ रहा था। तो पहले उन्हें नॉर्मल पैरासीटामोल दी गई। देन फिर पापा को लगा शायद वो ठीक नहीं हो रही है, मतलब कुछ फीवर नहीं जा रहा है, बार बार उतर के फिर आ जा रहा है। देन ये स्टार्टेड स्मॉल एंटीबायोटिक कि शायद उससे रिकवर हो जाएगा, और फिर 2 दिन बाद उनका फीवर उतर गया। उसके बाद शी वॉज बैक अगेन नॉर्मल। देन ऑन 28 29 30 आई थिंक ऑन 2nd ऑफ जुलाई, मुझे आज भी याद है, 2nd ऑफ जुलाई मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था। हम लोग ने विश किया। उसके बाद फिर उस दिन मम्मी से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। फिर एट दिस एंड शाम को भैया से मेरी बात हुई। तो फिर भैया ने बताया कि मम्मी को फ़ीवर ज़्यादा है और मम्मी को फ़ीवर फिर से आ गया है, और पापा लोग सुबह जो है अपना कोरोना का टेस्ट करा के आए हैं। सो ऑन 2nd ऑफ जुलाई मम्मी का कोरोना टेस्ट हुआ था। पापा जिस हॉस्पिटल में उसी हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट की फैसिलिटी है, तो फिर वहाँ जाकर उन लोगों ने अपना टेस्ट करा लिया। सो देन 2nd को ये हुआ। उसके बाद 3rd 4th ऑलमोस्ट जो PCR टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट जो है वो 2 से 3 दिन बाद आती है। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक रैपिड होता है, एक PCR टेस्ट होता है। रैपिड उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज अगर आपको बहुत हल्के सिम्टम्स हैं या फिर आपको सिम्टम ही नहीं, आप एसिम्टोमेटिक हो, तो फिर उसमें ट्रेस होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मम्मी का PCR टेस्ट हुआ था और उसकी रिपोर्ट आई 5th ऑफ जुलाई को। 5th ऑफ जुलाई था संडे, और संडे की शाम को 4 बजे पापा और भैया लखनऊ गए हुए थे किसी काम से। हमारा जो घर है वो लखनऊ से 80 किलोमीटर्स। मम्मी पापा और भैया जो है कुछ काम से बाहर गए हुए थे लखनऊ। तो जब वो लखनऊ में थे, और क्या होता है जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है ना, तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर एक CMO ऑफिस से कॉल जाता है कि आपने इस नाम से रजिस्टर्ड है और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अगर आप नेगेटिव हो तो आपको पता नहीं चलता है, कोई ऐसा अलर्ट नहीं आता है कि आप नेगेटिव हो। सिर्फ पॉजिटिव हो तभी आपको ऊपर से कॉल आएगा और आपको पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो। अभी हुआ क्या कि पापा लोग लखनऊ में ही थे और 4 बजे उनको कॉल आया कि ऐसा ऐसा आपने टेस्ट कराया था, तो शी इज़ पॉजिटिव। तो अब फिर मतलब वी वर वेरी शॉक, क्योंकि अब भी क्या था, फटाक से एम्बुलेंस आने वाली थी और वो उनको लेके तुरंत जाने वाली थी। सो वी हैव नो प्लान कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता था। और घर पे मेरे पापा और भैया तो लखनऊ में थे, घर पे मेरी दादी थी, शी इज़ 97 ईयर्स ओल्ड। मेरा छोटा भाई जो कि 16 साल का है, और मेरी मम्मी, ये 3 लोग थे। फिर क्या हुआ कि पापा ने जो है जल्दी से वो लोग वापस, उन्होंने अभी क्या किया, थोड़ा सा मतलब यही हम लोग ने कोशिश किया कि एम्बुलेंस लेके ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है ना कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो यू ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट फैसिलिटी यू कैन अफोर्ड टू योर फैमिली मेम्बर्स। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल था कि भाई ठीक है, हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं हैं, उतना अच्छा सिस्टम नहीं है वहाँ का, क्योंकि पापा वहीं पर रह रहे थे तो उन्हें ज़्यादा आइडिया था। कंपैरेटिवली लखनऊ में ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल थे, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी, ऐसा हमें लगता था। तो हमने ये डिसाइड किया, मैं तो यहाँ थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। फिर मुझे शाम को 6-6:30 बजे के करीब पता चला, जब पापा लोग घर पहुँच गए थे मम्मी को लेने के लिए। तो फिर पापा और भैया ने सडनली डिसाइड किया कि मम्मी को लेके हम लोग लखनऊ चलते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो फिर पापा और भैया घर पहुँचे 6 बजे, जल्दी से मम्मी को आई थिंक 5 o'clock, और फिर उनको जल्दी से 6 सवा 6 तक लखनऊ लेके पहुँच गए।
सबसे पहले वो लोग पहुँचे पीजीआई, बिकॉज लखनऊ में कोरोना के लिए केजीएमयू एंड पीजीआई बेस्ट माने जा रहे थे, और ऐसा सुना था हम लोग ने भी। तो पापा पहले पीजीआई लेके गए, पीजीआई में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि सर हमारे पास बेड नहीं है, और बहुत ही क्रिटिकल केसेस को हम लोग रखते हैं। और मम्मी का सांस का, ब्रीथिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको बस फीवर बहुत तेज़ था और उनका बॉडी पूरा टूट रहा था दर्द से, और शी वॉज़ हैविंग वॉमिटिंग और उनको मोशंस बहुत हो रहे थे, तो उस वजह से शी वॉज़ वेरी वीक। ठीक है, फिर 6 बजे से 6:15 से लेके फिर पीजीआई गए, पीजीआई में उनको नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग ने सुना कि राम मनोहर लोहिया ट्राई करते हैं, शायद वहाँ मिल जाए। हम राम मनोहर लोहिया आए, यहाँ पे भी मना हो गया कि सर हमारे पास बेड नहीं है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि हम आपको एडमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो टेस्टिंग कराई है वो आपने अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कराई है, और आप एडमिट करने के लिए लखनऊ ला रहे हैं। तो अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ला के एडमिट करेंगे तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हो वहाँ के सीएमओ का अप्रूवल चाहिए। अब भाई उस टाइम बज चुके थे रात के 8, साढ़े 8, एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई अब सीएमओ का अप्रूवल कैसे लिया जाए इस टाइम पे। तो फिर बहुत हम लोग ने इधर उधर पता होता किया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लखनऊ के जितने भी कांटेक्ट थे हमारे, हमने सबको ट्राई किया, मैंने अपने ऑफिस में बात की, सब लोगों ने हेल्प किया सब। बट प्रॉब्लम वही थी कि जो गाइडलाइन में था, गाइडलाइन ये कहती है कि आप अगर जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, मतलब अगर हम लोग लखनऊ में रह रहे हो, अगर हमने भले भी नहीं रह रहे होते बट अगर हमने टेस्टिंग लखनऊ आके ही कराई होती तो हमें बहुत ईजिली बेड मिल जाता। बट प्रॉब्लम यही थी कि हमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल में जहाँ हम रहते थे वहीं जाके हमने कैजुअली टेस्टिंग करा ली। अब एडमिट करने के लिए हम चाहते थे उन्हें बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल मिले, इसलिए हम उन्हें लेके लखनऊ आ गए। यहाँ पे आके बात फंस गई क्योंकि वो कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं था। फिर फॉर्चुनेटली मेरे ऑफिस का ही एक कलीग निकली जिनके ब्रदर जो थे वो TCS राम मनोहर लोहिया में थे। तो उनके रेफरेंस से आई थिंक इट वाज अराउंड 12:30 to 1, 12:30 से 1 हो गया था। पापा ने भी बहुत हाथ वाथ जोड़ के सब कुछ ट्राई कर लिया था, बट वही है कि कुछ होना नहीं था। तो फिर उनके रेफरेंस से जाके फिर ये हुआ कि चले ठीक है इमरजेंसी में हम इनको एडमिट कर लेते हैं। फिर रात के 1:30 बजे एम्बुलेंस मम्मी को लेके राम मनोहर लोहिया का जो आइसोलेशन सेंटर है शहीद पथ के पास, वहाँ पे एम्बुलेंस उनको लेके गई। अब जब एम्बुलेंस उनको वहाँ पर लेकर गई तो वो सारा प्रोसेस उन्होंने जो वहाँ पे एम्बुलेंस से उनको उतारा, मम्मी ने जो अपने बताई कहानी, क्योंकि हम लोग उनको कुछ ट्रेस नहीं कर सकते थे, हम लोग जाना भी अलाउड नहीं है। फिर जो है मम्मी वहाँ पहुँची, मम्मी बताती हैं कि 2 बज रहा था और 2 बजे जो है उन्होंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और बोला कि आप लिफ्ट से 4th फ्लोर पर चले जाइए। मम्मी बोली कि सर मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। फिर एम्बुलेंस वालों को बोला तो फिर वो लोग लेके उनको ऊपर गए। एंड रात के 3 बज रहे थे, रात के 3 बजे मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, एंड हम लोग का सर तो वैसे ही एकदम फट रहा था इतना ज़्यादा। रात के 3 बजे मम्मी का फ़ोन आता है और शी वॉज़ लिटरली क्राइंग। मम्मी इतना रो रही थी क्योंकि उनको 102-103 डिग्री बुखार था, और मम्मी हॉस्पिटल पहुंच के वहाँ पे उनको एक सिंपल पैरासीटामॉल तक नहीं दी गई थी। कैन यू इमेजिन? मतलब सबसे पहला फॉल्ट यहाँ हमारा है कि आप अपने घर में, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ अपने घर में एक बैग हमेशा रेडी रखिए। उस बैग में एक बेडशीट, पैरासीटामॉल और एक नमकीन बिस्किट का पैकेट, एक पानी का बॉटल, एक इलेक्ट्रिक केटल, ये सामान अपने घर में रखिए ही रखिए, क्योंकि हम इतने रश में थे ना कि हम मम्मी को ये सारी चीज़ें नहीं दे पाए। और फिर हुआ क्या, रात के 3 बजे मम्मी एकदम ठंड के मारे और बुखार के मारे इतना कांप रही थी, रात के 3 बजे उनको एक सिंपल पैरासीटामॉल तक नसीब नहीं हुई। देयर वॉज नो बेडशीट, बेड जिसपे उनको मिला था उस पर कोई बेडशीट नहीं थी, ना कुछ ओढ़ने के लिए था, ना कोई दवा दी गई थी, ना पीने का पानी था। शी वॉज हैविंग नथिंग, और वो इतना मिजरेबल कंडीशन था ना, वो रात हमने कैसी काटी है सिर्फ हम लोग जानते हैं। तो प्लीज़ ये सजेशन का नोट कर लीजिए, अपने घर में एक बैग हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशंस आते हैं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको क्या करना है आपको क्या नहीं करना है, जस्ट योर माइंड इज़ ब्लैंक। तो किसी तरह मम्मी ने सुबह वो 3-4 घंटे काटे और सुबह हुई, फिर मॉर्निंग में जाके उनको फीवर का मेडिसिन दिया गया वगैरह वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट चालू हुआ। एंड शी वॉज़ नॉट इन द कंडीशन टू टॉक, वो बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी, उनको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। अब क्या होता है ना कि वहाँ पे कोई डॉक्टर्स आपको विज़िट करने नहीं आते हैं। आपका पेशेंट अगर आपको कुछ बताने की कंडीशन में है तो आपका पेशेंट आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन देगा, बट अगर वो पेशेंट आपको बाकी चीज़ें कंडीशन नहीं बता पा रहा है, देन यू
मतलब आप ट्रस्ट नहीं, हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो उस हॉस्पिटल के, आप उनसे पूछो मेरा पेशेंट ये नंबर का एडमिट है, आप इसकी डिटेल्स बताइए क्या सिचुएशन है, वो आपको बता देंगे। बट यू कैन नॉट रिलाई वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं ना। तो अब वही था, मम्मी भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, तो हम लोग भी बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए। और फिर मम्मी डायबिटिक हैं और वो डायबिटीज़ की आयुर्वेदिक दवा खाती हैं। तो अब हुआ ये कि वहाँ पे उन्हें डायबिटीज़ की कोई यहाँ से आप अपनी मेडिसिन नहीं ले जा सकते, उन्होंने भेजने नहीं दिया। बट क्योंकि हम शुगर की मेडिसिन लेके गए थे कि एटलीस्ट उनको दवा उनके साथ दे देंगे, बट उन्होंने नहीं देने दिया। तो अब हुआ ये, वहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे और वो लोग डायबिटीज़ की दवा ही नहीं दे रहे उनको। अब उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, हम लोग टेंशन में, मम्मी टेंशन में कि ये लोग दवा नहीं दे रहे हैं। फिर पापा ने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, बोला कि तब बताया कि सर मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर से सजेस्ट कंसर्न करके ही आपको बस बोल रहा हूँ, उनको मेडिसिन देनी है, उनको शुगर है, उनका शुगर बहुत बढ़ गया होगा। देन ही सेड ठीक है देखते हैं, ऐसा वैसा करके देखते हैं। करते करते 2-3 दिन पार हो गए और पूरे 3 दिन मम्मी को शुगर की दवा नहीं मिली, लिटरली नहीं मिली। और उसकी वजह से उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब उनकी वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मतलब वो अगर कुछ भी खा रही थी ना, एक रोटी का टुकड़ा भी रखेंगी ना, तो वो वॉमिट हो जा रहा था, उनकी ये कंडीशन थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे क्या किया जाए। फाइनली इतनी बार बोलने के बाद 3 दिन बाद जाके उन्हें शुगर की दवा दी गई प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। अब क्या है, मम्मी को तो एडमिट कर लिया था। मम्मी को एडमिट किया किस दिन, 5 तारीख को रात में मम्मी को एडमिट कर लिया। उसके बाद जब पापा राम मनोहर लोहिया में एडमिट करने के लिए मम्मी को लेके गए थे, तो दे वर वेरी फोर्स्ड कि आप पेशेंट के साथ थे, आप भी एडमिट होइए, आपका भी टेस्ट करना है। पापा ने बोला अरे आप पहले पेशेंट को लेके जाइए, मैं एडमिट हो जाऊँगा। डोंट नो उन्हें समझ नहीं आया या फिर क्या सीन था, मतलब दे वर वेरी फोर्सिंग कि नहीं आप एडमिट होइए, ऐसा वैसा। तो फिर ठीक है, मम्मी पापा ने बोला कि पहले आप मेरी वाइफ को लेके जाइए, उनको वहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर मैं एडमिट हो जाऊँगा। फिर मम्मी उधर चली गई और पापा को भी उन्होंने रात में एडमिट कर लिया। पापा का टेस्ट किया और अगले दिन पापा की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो फिर पापा को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर अब घर के बाकी मेंबर्स का भी टेस्ट होना था। फिर मेरे भाई को, दादी को, भैया को, सबको जो है बुलाया, सबका टेस्ट हुआ अगले दिन, सबको एडमिट किया। इट वाज आई थिंक 6 जुलाई को, हाँ पापा डिस्चार्ज हुए 6 को। जब पापा डिस्चार्ज हो गए उसके बाद हमने बाकी लोग का टेस्ट कराया। बाकी लोग की रिपोर्ट शाम तक या आई थिंक 7-8 बजे रात में आई और वो सब भी नेगेटिव आए। फिर अगले दिन उन सबको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये पहले राउंड की टेस्टिंग हो चुकी थी कि 5 जुलाई को मम्मी पॉजिटिव आई थी, 6 जुलाई को बाकी घर के बाकी मेंबर्स का टेस्ट हुआ था और सबके सब नेगेटिव थे। तो वीवर ठीक है, फिर रिलैक्स की बाकी लोग। फिर अब हमारा वापस तो हम घर जा नहीं सकते थे क्योंकि घर तो पूरा सील हो चुका था, उधर बैरिकेटिंग वगैरह हो गई थी और प्रॉपर सैनिटाइजिंग वगैरह चल रहा था। तो फिर सब लोग जो है लखनऊ में ही किसी जगह पे रुके हुए थे कि अब मम्मी को भी ज़रूरत पड़ेगी मान लो कुछ सामान की, तो इसलिए हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद मम्मी वहाँ गई। फिर अब मम्मी का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि मम्मी कुछ खा नहीं पा रही थी, तो वो हम लोग को अलग टेंशन था, कुछ खाएंगी नहीं और बहुत कमज़ोर हो गई थी, बात तक नहीं कर पाती थी। तो फिर हम लोग ने बोला डॉक्टर को कंसल्ट, फिर से वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में पापा ने बात किया कि सर वो कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, आप कुछ देखिए, कुछ मेडिसिन दीजिए, नहीं तो आप उनको ग्लूकोज चढ़ाइए जैसा भी होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि शायद कोरोना में ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि लंग्स में पानी भरने का डर रहता है, तो इसलिए बॉटल नहीं चढ़ाई जाती है कोरोना में। तो वो भी एक टेंशन था। फिर बॉडी रिकवर कैसे करेगी, फिर हम लोग ने कैसे कैसे करके कपड़ों के साथ उनको एटलीस्ट बेसिक पैरासीटामॉल्स, बेसिक विटामिन्स और ORS ये सब चीज़ें दी कि एटलीस्ट वो लिक्विड डाइट पे ही रहें। तो ये था फिर कंडीशन 3 दिन बाद कि वो लिक्विड चीज़ें खा ले रही थी, लिक्विड चीज़ें चल जा रही थी, बट वो सॉलिड कुछ भी नहीं खा रही थी। और ये मानिए कि अराउंड उनको 8 से 10 दिन हो गए थे और वो उनके शरीर में एक रोटी भी नहीं गई थी, एक रोटी छोड़िए, रोटी का एक बाइट नहीं गया था। तो बहुत टेंशन की बात थी। अब ये था इनको खाना तो खिलाना है क्योंकि ग्लूकोज चढ़ नहीं सकता, तो कैसे भी करके खिलाना है। देन 6 जब 5 को मम्मी एडमिट हुई थी, देन 6 को मैं और सिद्धांत यहाँ से निकले थे, हम लोग वहाँ लखनऊ पहुँचे, हम लोग अलग फ्लैट पे रुके हुए थे। फिर 3-4 दिन बीता तो हम लोगों ने सोचा कि उनको घर का खाना एटलीस्ट दे के देखते हैं, मे भी, क्योंकि मम्मी लोग का थोड़ा होता है हॉस्पिटल का खाना नहीं खा पाती हैं। तो फिर मैंने घर का खाना उनको देना स्टार्ट किया। पहले दिन मैं उन्हें करेले की सब्ज़ी पसंद थी और वो शुगर के लिए भी अच्छा होता है, तो फिर मैंने करेले की सब्ज़ी और एक छोटी सी रोटी बना के दिया था और दलिया दिया था मीठी वाली, क्योंकि इसमें ना नमक वाली चीज़ उनको बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि वो इतना सा भी, बहुत माइन्यूट नमक भी डाला ना, उनको लग रहा था नमक बहुत तेज़ है, तो वो नमक वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। तो इस वजह से
करेले की सब्ज़ी और रोटी तो उनसे बिल्कुल नहीं खाया गया, तुरंत वॉमिट हो गया। उसके बाद दलिया खाया, दलिया वॉमिट हो गया। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया, एक भैया ने, कि दाल का पानी दे के देखिए, लिक्विड अगर वो खा पा रही है तो लिक्विड देते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने उन्हें दाल का पानी भेजा, अरहर की दाल का पानी, उसमें अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ अच्छे से बॉईल करके बिना तड़का लगाए सिर्फ दाल का पानी भेजा। तो नेक्स्ट डे थैंकफुली उन्होंने दाल का पानी पी लिया। तो फिर ऐसे करके मैंने 3-4 दिन उनको दाल का पानी भेजा। उसके साथ एक एक दिन मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करती गई। जैसे फर्स्ट डे मैंने दाल का पानी भेजा सिर्फ, वो उन्होंने पी लिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने दाल के पानी के साथ एक छोटी सी रोटी भी भेजी कि आप उसमें डिप करके खा जाओ। तो फिर उन्होंने वो ट्राई किया, फिर धीरे धीरे वो भी चली गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये था कि ये था मतलब खा ले रही थी, लेकिन फिर ये था कि आपको खाने से पहले उल्टी की दवा खानी पड़ी थी। वो वॉमिटिंग की दवा खा रही थी, उसके बाद खाना खा ले रही थी, लेकिन अगर वो नहीं खा रही थी तो फिर वॉमिट हो जा रहा था। फिर डॉक्टर्स को बहुत बार बोला, तो फिर डॉक्टर्स ने फाइनली जो है उन्हें इंजेक्शंस लगाने शुरू किए कि हाँ, इनको वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे करके टाइम निकला, फिर वो खाने लगी, इंजेक्शन लगने लगे, तो फिर वॉमिटिंग भी रुक गई। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही 10-11 दिन पार हो गए। फिर 11th डे उनका टेस्ट हुआ, और उनका टेस्ट हुआ था 17 जुलाई को। हाँ, 17 जुलाई को उनका फिर से टेस्ट हुआ। और उससे पहले मतलब आप हॉस्पिटल्स की कंडीशन सोचिए, कोई डॉक्टर विजिट करने नहीं आता है, वो बाई कॉल आपको बताते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को ये कर दो, पेशेंट को वो कर लो, कोई विजिट पे नहीं आता है। और दवाइयाँ आप मांगोगे ना, दवाइयाँ तो मतलब मांगते रह जाओगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, मतलब इतना लेथार्जिक एटीट्यूड है ना, पूछे नहीं। और उनकी भी गलती नहीं है, पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, वो कैसे मैनेज करें, और सब अपनी लाइफ को सोच के चलेंगे। अब वो भी पेशेंट के आसपास नहीं घूम सकते हैं। एंड ऐसा मत सोचिए कि आप वहाँ पे एडमिट हो गए तो आपके पास खाना आएगा, आपके पास पानी आएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूर एक एरिया होता है, वहाँ पे आपका खाना पानी रख दिया जाता है। पेशेंट नीड टू गो देयर, आपको चल के वहाँ जाना पड़ेगा, आपको चल के वहाँ अपना खाना लेके आना पड़ेगा, अपनी चाय लेके आनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ उस काउंटर पे जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए या मुझे ये इंजेक्शन लगा दीजिए। ऐसा पेशेंट्स के पास कोई नहीं रहता है। तो सबसे ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चली, जब हम लोग ये सब एक्सपीरियंस किए तब। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने वाला है। यू हैव टू बी सेल्फ केपेबल। अगर आप सेल्फ केपेबल हो तभी आप अपनी केयर कर पाओगे। उसके बाद 16 जुलाई को, वैसे तो आप ये सोचो कि राम मनोहर लोहिया बहुत ही, और KGMU, ये दोनों बहुत अच्छे हॉस्पिटल माने जाते हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, और इनका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। बट आई एम टेलिंग यू, मम्मी इतना परेशान हुई ना, इतना परेशानी, क्योंकि एक चीज़ के लिए 10 बार बोलना पड़ता था। एंड नर्सेज आर लाइक, अरे जब हमें नीचे से ऑर्डर आएगा तब तो हम देंगे। हम लोग खाना छोड़ के आते थे, दोपहर में 12:30 बजे हम नीचे गए, हमने गार्ड को खाना दे दिया। कैन यू इमेजिन, मम्मी के पास खाना पहुँचता था शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे वो लोग खाना पहुंचाते थे। मतलब शी यूज़ टू गो। आप ये सोचिए, एक पेशेंट जो इतना वीक है, वो इतना दूर जाके वो उसके लिए काउंटर तक जाना ही बहुत बड़ी बात है। रूम से बाहर निकल के आगे दूर काउंटर बना होता है जहाँ नर्सेज बैठती हैं, वहाँ जाती थी, 4 बार पूछती थी मेरा खाना आया है, मुझे खाना दे दो, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं सिर्फ घर का खाना खा पा रही हूँ। बट ऐसा ही सिचुएशन है। और 16 जुलाई एक दिन वो था जिस दिन उनका इंस्पेक्शन होना था या कुछ होना था। भाई साहब सब लाइन पे। उस दिन सारे पेशेंट्स को ड्रेस दी गई। मम्मी भी तब तक ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। तब उन्होंने बताया कि आज देखो मुझे टी-शर्ट और लोअर दिया गया है बढ़िया पहनने के लिए। सारे स्टाफ सब आज 4 बार हाजिरी बजा रहे हैं कि मैम ये चाहिए, मैम वो चाहिए, मैम ये टेस्ट कर दें, मैम वो टेस्ट कर दें। इट वॉज जस्ट बिकॉज उस दिन कोई अधिकारी आके इंस्पेक्शन करने वाला था। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ एवरी सरकारी थिंग, तो कुछ कर नहीं सकते। सो 16 जुलाई को उनका टेस्ट हुआ, देन 17 को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और फिर ये टाइम हुआ कि उनको डिस्चार्ज करते। एक्चुअली पहले जो होता था, जब केसेस कम थे तो टोटल 2-3 टेस्ट किए जाते थे। जब 2-3 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव आते थे तब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। बट अभी क्या है कि पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि देखो, नॉट वेट फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट। तो वो एक टेस्ट करते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद आप अपनी केयर जो है घर पे करिए, और आपको 15 दिन आइसोलेशन में रहना ही रहना है अपने घर पे। तो फिर 17 को उनकी रिपोर्ट आई और मम्मी डिस्चार्ज हो गई। अब भाई कांड ये हुआ कि जब हमने जो है 6 जुलाई को घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट कराया था, जस्ट नेक्स्ट डे जिस दिन मम्मी निकली थी, तो सब से नेगेटिव आए थे। बट तभी भी ये चांसेस थे कि हो सकता है अभी सिम्टम्स उतने डेवलप ना हुए हों। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट करा लीजिएगा।
सो ऑन 13th, तो एक हफ्ते बाद हमने 6 को कराया था सबका, उसके बाद फिर हमने 13th को फिर से सबका टेस्ट कराया, दादी का, भैया का, पापा का और आयुष का। एंड रिपोर्ट आई 15th को, एंड अनफॉर्चुनेटली अब मेरा जो छोटा भाई है वो पॉजिटिव आ गया। ही वॉज हैविंग नो सिम्टम्स, उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो वेरी नॉर्मल था। बस उसका फेस जो था ना, वो फेस में हल्के 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 दाने लगे, बहुत दाने आ गए थे उसको, और उसको मुंह में छाले थे। तो उसने पापा को बताया भी कि मुझे मुंह में छाले आ रहे हैं एक आध दो, तो वी वर वेरी नॉर्मल कि हाँ ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होगा। टिल दैट टाइम वी डिडंट नो दैट छाले निकलना इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। अगर आप लेटेस्ट स्टडीज़ पढ़ोगे तो रैशेस निकलना और छाले निकलना भी कोरोना का एक नया सिम्टम है, जो कि मेरे भाई में पाया गया था और हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम लोग सिम्टम्स में वही सब कंसिडर कर रहे थे कि फीवर नहीं आ रहा है, गला नहीं ख़राब है, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, डायरिया नहीं है, सो ही वॉज़ वेरी नॉर्मल। उसके बाद 15th को जब उसका 15th को उसके बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले थे, बोर्ड के रिजल्ट से पहले उसका कोरोना का रिजल्ट आ गया और वो पॉजिटिव हो गया। फिर ये था कि अब उसे भी एडमिट करना था। फिर हम लोग ने अपना ज़ोर लगाया कि भाई जिस हॉस्पिटल में मम्मी है, क्योंकि मम्मी तो अभी वहीं पे थी, मम्मी को डिस्चार्ज मिला है 17th को और ये बात थी 15th की, तो हमने ये सोचा कि आयुष को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। तो हमने भी बड़े हाथ पैर मारे, बट ये हुआ कि क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मम्मी थी उसी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो गए थे, तो वहाँ पे बेड नहीं बचे थे। ऑब्वियसली वो अपने डॉक्टर्स को अरेंज करेंगे, तो ये हुआ वहाँ नहीं हो सकता है। तो बेड तो मिल जाता है। देखिए, बेड का प्रॉब्लम अभी तक एज सच नहीं है। आप जब टेस्ट कराओगे, अगर आप पॉजिटिव आओगे तो आपको कोई एक हॉस्पिटल का कोई एक आइसोलेशन सेंटर जो है वो असाइन हो जाएगा। बट वही है कि हम चाहते थे कि हम बेस्ट से बेस्ट कर सकें, तो इस वजह से अब ये था, आयुष को भी जो हॉस्पिटल मिला था वो बहुत दूर था और फैसिलिटीज़ वाइज, और क्योंकि एसिम्टोमेटिक था तो एसिम्टोमेटिक के तो गजब ही हालत करते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते वो लोग, तो उस चीज़ का ज़्यादा टेंशन था कि कहीं वहाँ जाके ना उसको सिम्टम्स डेवलप हो जाएं। तो बहरहाल जहाँ मम्मी थी वहाँ पे तो हो नहीं पाया। फिर हमने लोक बंधु हॉस्पिटल में थोड़ा सा बात किया और वो सब किया, तो फाइनली उसको जो है लोक बंधु हॉस्पिटल जो आशियाना में, वहाँ पे एडमिशन मिल गया। अगेन सेम सिचुएशन थी। फिर रात के 1:30 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, फिर पापा जो है उसको लेके खड़े थे, फिर एम्बुलेंस आई और उसको लेके हॉस्पिटल गई। बहुत हिम्मत दिखाई उसने, क्योंकि 16 साल का बच्चा और वो रात के 2 बजे अकेले हॉस्पिटल गया, अकेले वहाँ पे सब कुछ किया, एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। वो कोई टेंशन में भी नहीं था, तो हम लोग भी टेंशन नहीं ले रहे थे ज़्यादा, क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमने उसका टेस्ट 13th को कराया था और 15th को जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद क्या हुआ, उसको ना उसका बहुत लाइट कोरोना पॉजिटिव आया था। मीन्स जहाँ से हमने टेस्ट कराया फिर लखनऊ में, वहाँ पे उन्होंने फिर से वापस से उसे बुलाया। तो अब जब उसे फिर से बुलाया तो उन्होंने उसका, क्योंकि वो बहुत लाइट पॉजिटिव निकला था, आई थिंक कुछ उसके स्टेजेस होते हैं शायद, उसके हिसाब से वो कंसिडर करते हैं। अगर बहुत लो जैसे एसिम्टोमेटिक लोग होते हैं, उनको जो है ना बहुत ही नॉर्मल सा कैजुअल सा आइसोलेशन सेंटर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते तो कोई रिस्क नहीं होता है, तो रिस्क वाइज वो डिवाइडेड होता है। तो आयुष जो है वो बहुत ही लो उसमें था, तो इस वजह से उनमें भी शायद उनको खुद ही डाउट हुआ हो, तो उन्होंने एक बार वापस से टेस्टिंग के लिए बुलाया और इस बार उन्होंने रैपिड टेस्टिंग की, रैपिड का जो तुरंत किट से करते हैं, एंड किट में वो नेगेटिव आ गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि पीसीआर टेस्ट में वो पॉजिटिव आया था, फिर किट से करके देखा, रैपिड टेस्ट में वो नेगेटिव आ गया। बट क्योंकि पीसीआर टेस्ट ज़्यादा रिलायबल होता है और उन्हें ऊपर से आया था कि वो पॉजिटिव है, तो अब एडमिट तो वो लोग करते ही करते, क्योंकि अभी तक कल से पहले जो है, आई थिंक टुडे इज़ 20 जुलाई, 20 जुलाई से पहले तक जो है होम आइसोलेशन अलाउड नहीं है यूपी में। अगर आप पॉजिटिव हो, आप किसी भी लेवल के हो, किसी भी कोई भी सीवियरिटी लेवल हो, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते ही करते हैं। तो इसलिए अब उसको भी हॉस्पिटल में लेके जाना ही था, तो फिर उसको लोक बंधु हॉस्पिटल में फिर एडमिट किया गया एसिम्टोमेटिक वार्ड में। तो वो अभी भी हॉस्पिटल में है। मम्मी तो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, मम्मी को हम लोग अपने साथ ले आए हैं घर पे, मतलब लखनऊ में ही रुके हुए हैं, क्योंकि हम आयुष का वेट कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा, उसके बाद फिर सब साथ में घर जाएंगे। तो फिर अब यही है कि आयुष अभी भी हॉस्पिटल में है, क्योंकि भले उसे सिम्टम नहीं है बट मिनिमम 10 डेज़ उसे हॉस्पिटल में रखेंगे ही रखेंगे। तो आज उसका 6th डे है, तो अभी 4 दिन और बाकी हैं, और 4 दिन बाद उसका वापस से टेस्ट होगा, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसे भी डिस्चार्ज कर देंगे। तो इन सब के बीच अभी क्या है, भैया और पापा पहले तो नेगेटिव आ गए थे, बट जिस दिन आयुष पॉजिटिव आया है उस दिन से दिस इज़ जस्ट अ साइकिल, ये साइकिल में घूम रहा है। जब मम्मी पॉजिटिव आई थी तो सबका टेस्ट कराया गया, सब नेगेटिव निकले, 1 हफ्ते का वेट किया गया, क्योंकि हो सकता है उस टाइम तक सिम्टम डेवलप ना हुए हों।
1 हफ्ते बाद फिर से कराया गया तो मेरा छोटा भाई निकल आया। अब क्योंकि छोटा भाई निकल आया तो भले पापा और भैया पहले दोनों नेगेटिव आए हैं, बट स्टिल क्योंकि अब हो सकता है आयुष के तो कांटेक्ट में वो लोग रहें, अब हो सकता हो कि इसके 1 हफ्ते बाद इन लोग को सिम्टम डेवलप हो, तो अभी 1 हफ्ते बाद इन्हें फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। सो ये जब जैसे जैसे आपके टच में लोग पॉजिटिव निकलते जाते हैं, ये सिर्फ साइकिल में घूम रहा है, आपको अपना टेस्ट कराना ही पड़ेगा। अब हम हॉस्पिटल कंपेयर करते हैं। देखिए, मम्मी जिस हॉस्पिटल में थी उसमें मेडिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था कि हाँ, आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा बोलना पड़ता था, बट अगर आप फैसिलिटीज़ वाइज बोलोगे ना तो वो बहुत अच्छा था। क्योंकि हम पहले तो हमें लगता था कि वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि बट जब हमने आयुष वाले से कंपेयर किया देन वी रियलाइज़ कि मम्मी वाला फार बेटर था। क्योंकि वहाँ पर सुबह चाय मिल जाती थी, फिर 9-10 बजे के करीब नाश्ता आता था, नाश्ता भी ठीक ठाक आता था, पोहा दलिया ये सब देते थे। उसके बाद दोपहर में खाना भी प्रॉपर आता था, फिर शाम को और हल्दी वाला दूध कंपलसरी मिलता था, काढ़ा भी मिलता था, एक फ्रूट मिलता था। तो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अच्छी थी इन कंपैरिजन टू आयुष। अब आयुष के हॉस्पिटल में क्या है, वहाँ पे हल्दी वाला दूध नहीं मिलता है, नाश्ता भी जैसा वो बताता है बहुत ऑयली रहता है और वैसा, मतलब खैर ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, बट वही है कि इन सब हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मम्मी का हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आपके सामान पहुंचाने की, तो सामान पहुंचाना अलाउड है, पेशेंट्स को घर का खाना खाना भी अलाउड है कि अगर आपको हॉस्पिटल का खाना नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने घर से खाना मंगा सकते हो अगर कोई अवेलेबल है तो मम्मी, जब तक मैं वहाँ थी मम्मी के लिए, तो मैं मम्मी को खाना देने जाती थी। अभी हम यहाँ वापस आ गए हैं तो अभी आयुष के पास भी पापा लोग खाना पहुँचा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो ध्यान रखना है वो ये है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए एक बैग हमेशा अपने घर में तैयार रखिए, है ना। उसमें कुछ बेसिक सामान रखना ज़रूर रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता नहीं है वहाँ पे आपको कैसी सर्विस मिलेगी, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है आप कौन सा आइसोलेशन सेंटर में जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं हमारी, क्योंकि जब मम्मी का निकला था उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे, और उसके नेक्स्ट डे ही मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स का रिपोर्ट नेगेटिव आया था। क्योंकि वो लोग नेगेटिव आए थे तो ऑल्दो हमारे माइंड में ये था कि हम मे बी इन लोग को थोड़े टाइम बाद सिम्टम्स डेवलप हो, बट स्टिल उस टाइम के लिए एक बार नेगेटिव आ गए थे तो हम प्रिकॉशन ले रहे थे। बट स्टिल ये है कि अब वो लोग लखनऊ में रुके हुए थे, लखनऊ में हमारा घर नहीं था, तो हम लोग थोड़ा कभी खाना देना हुआ या कुछ सामान देना हुआ तो मैं और सिद्धांत जाते थे। तो अब वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि बाद में आयुष पॉजिटिव आया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बट बाय गॉड ग्रेट अभी तक हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ है। बट जिस दिन आयुष पॉजिटिव आया था मुझे गले में थोड़ी खराश थी उस दिन से, सो मुझे लग रहा था, मतलब वही है। फिर हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया क्योंकि हम लोग भी घबरा गए थे कि अब कांटेक्ट में तो आए ही हैं तो टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क हो सकता है। यार देखो, अगर आपको फीवर आ रहा है, सबसे पहली चीज़, अगर आप एसिम्टोमेटिक हो, अगर आपको कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं, देन यू कैन रिलैक्स, इवन कैन नॉट रिलैक्स, प्लीज़ अपना गर्म पानी पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, हल्दी वाला दूध पीते रहिए। आपको पता है मम्मी और आयुष हॉस्पिटल में हैं, दे कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं। मम्मी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी इसलिए उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया था 1-2 डोज। बाकी जो नॉर्मल मेडिसिन चल रही है, वी हैव अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, नॉर्मल एंटीबायोटिक, नॉर्मल पैरासीटामोल, नॉर्मल वाइटामिन, नॉर्मल विटामिन सी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सेम मेडिसिन वी कंपेयर्ड विद आयुष का प्रिस्क्रिप्शन देखा, आयुष के प्रिस्क्रिप्शन में भी द एंटायर मेडिसिन, उसे भी एंटीबायोटिक दी गई है, एजिथ्रोमाइसिन सेम जो मम्मी को दी गई थी, विटामिन सी दिया गया है और नॉर्मल बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वो सब दिया गया है। सो कुछ ऐसा अलग दवाई नहीं है, जो मेन ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे पेशेंट्स को हल्दी वाला दूध, काढ़ा, गर्म पानी ये सब दिया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल प्रोटेक्शन यही कर सकता है। तो आप सिम्टोमेटिक हो नहीं हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, प्लीज़ इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, क्योंकि जिस दिन से मेरा गला ख़राब है उस दिन से मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मुझे प्योर चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी थायराइड से सफ़र करती हूँ तो मुझे गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए मैंने प्रिकॉशनरी डॉक्टर्स को हमने कॉल किया, डॉक्टर से सजेशन लिया कि हम ऐसा कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्या हमें कराना चाहिए। तो डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि देखिए अभी हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, और अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग एनी सिम्टम्स, जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है तब तक आप हॉस्पिटल मत जाइए टेस्ट कराने, क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि अगर आप हो सकता हो आप नेगेटिव हो, बट अगर आप हॉस्पिटल जाके अभी टेस्ट कराओगे ना तो इसलिए आपको पता नहीं है कि आप जहाँ हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जा रहे हो वहाँ पे कौन सा इंसान पॉजिटिव है कौन सा नहीं है, क्योंकि सब ऐसे ही घूम रहे हैं उधर। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए हॉस्पिटल जाना, क्योंकि हॉस्पिटल्स अभी की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है।
पर अब क्या था कि सिद्धांत को तो कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, बट मेरे गले में थोड़ी सी, मुझे गले में खराश नहीं थी, बट ये है कि मुझे गले में हल्का सा दर्द शुरू हो गया था। तो इस वजह से मेरे मन में ये डाउट आ रहा था कि शायद हम लोग को टेस्ट करा लेना चाहिए। तो हमने वापस से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। तो फिर हमने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो चलो रैपिड वाला करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से वापस भी आना था बैक टू नोएडा। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि सब जहाँ पे सबसे प्रिकॉशन के साथ टेस्ट हो सकता है वैसा हम लोग ने क्या किया, फिर मैंने और सिद्धांत ने अपना रैपिड टेस्ट कराया, और रैपिड में हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। रैपिड में नेगेटिव आ गई मीन्स कि ये श्योरिटी नहीं है कि हम नेगेटिव ही हैं, मे बी हम पॉजिटिव हों, बट अगर हम पॉजिटिव भी हैं तो अभी हम उस सीवियर लेवल का पॉजिटिव नहीं है, वरना होते तो हम रैपिड में डिटेक्ट हो जाते। जो केस मेरे भाई का था कि वो पीसीआर में पॉजिटिव आया क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड टेस्ट होता है, बट रैपिड में वो नेगेटिव आया क्योंकि उसको भी बहुत स्लाइट इन्फेक्शन था। तो हम ये एज्यूम करके हमने रैपिड करा लिया एंड रैपिड नेगेटिव आ गया था। तो वी वर एटलीस्ट मेंटली बिट रिलैक्स कि हाँ ठीक है, अभी हमें कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन वगैरह लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर ड्यू टू सेफ्टी रीजंस मैंने भी, क्योंकि मेरे गले में खराश थी, मेरे गले में दर्द था, इस वजह से मैंने एंटीबायोटिक का डोज ले लिया 3 दिन का, और बाकी हम विटामिन सी खा ही रहे थे। विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन A to Z आती है जो मोस्टली हर पेशेंट्स को दी जा रही है, तो वो भी मल्टीविटामिन होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब होते हैं। वो आपको यूजुअली आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे वो आपको ज़रूर देंगे ये खाने को। प्लस एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मोस्टली गले के इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है, इस वजह से मैंने उसका डोज भी ले लिया। सो आई एम सेइंग कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप अभी मेडिसिन मत लीजिए, ये एंटीबायोटिक तो बिल्कुल मत लीजिए। एंटीबायोटिक सिर्फ उस केस में ली जाती है जब आपको एक्चुअल में इन्फेक्शन है, तो सिर्फ घर के वो करिए, हल्दी दूध पीना मत भूलिए, और गरारा करना मत, दिन में कम से कम 4 से 5 बार गरारा करिए। काढ़ा पीजिए, चाय अवॉइड करके सिर्फ काढ़ा पीजिए 2 से 3 बार, जितनी बार आप पी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टीम लीजिए, स्टीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोग को लगता था सिर्फ बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दी जा रही हैं, तभी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। तो इसे अपने डेली शेड्यूल में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो एक बार डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेटर बताएंगे कि आपको मल्टीविटामिन्स का लेनी है, नहीं लेनी है, कितने दिन का लेना है, या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, टेस्ट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। जस्ट डोंट गो रैंडमली एंड कि हम वहाँ डर लग रहा है हम टेस्ट करा लेते हैं, मत कराइए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत ख़राब है। सो आज का वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं आपको सारी सिचुएशंस बता पाऊँ कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, टीवीज़ में जो आप लोग देख रहे हो वो कुछ और है। सो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके कहीं भी जाना अवॉइड करिए, स्पेशली हॉस्पिटल्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि इन सारे, अगर आप पॉजिटिव आते हो तो इसका कितना खर्चा आता है, क्या आता है। हम लोग भी आप देखोगे यूजुअली हम टीवीज़ में देखते हैं कि इतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना चार्ज कर रहे हैं, 50,000 पर डे चार्ज कर रहे हैं, इतना खर्चा ऐसा वैसा। तो हमें भी नहीं पता था ये सब चीज़ें, हमें भी अब पता चली हैं। अगर आप देखिए ये टेस्ट जो है, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करा रहे हो, अगर आप सरकारी अस्पताल में करा रहे हो, जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई अथॉरिटी है जिन हॉस्पिटल्स को, अगर आप वहाँ से करा रहे हो तो ये टेस्ट टोटली फ्री है। एंड अगर आप पॉजिटिव भी आते हो तो यहाँ आपको आइसोलेशन सेंटर के अंदर जितना भी आपका खाने का, दवाई का, हॉस्पिटैलिटी जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस हॉस्पिटल्स का क्या है कि मतलब जब आप पॉजिटिव निकलते हो तो क्या है कि वो सीवियरिटी वाइज लेवल्स होते हैं, और लेवल वाइज ही आइसोलेशन सेंटर डिवाइड किए गए हैं। जिनको जो एसिम्टोमेटिक होते हैं उनको बहुत हाई फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उन्हें उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि इन्हें आइसोलेट रखना है। जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, जिन्हें ब्रीदिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें पीजीआई जैसे चीज़ों जहाँ पे हॉस्पिटल्स में रखा जाता है, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटर्स, आईसीयूज ये सब होते हैं, ठीक है। तो जो मीडियम माइल्ड वाले होते हैं उन्हें भी एक ठीक ठाक कि हाँ ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े तो रख दिया जाए। तो इस वजह से ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, और हर कैटेगरी में ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्राइवेट लैब। अगर आप अपना टेस्ट प्राइवेट लैब में करा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग प्राइवेट लैब प्रेफर करेंगे, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट में बहुत रिस्की है कराना, बिकॉज हर टाइप के लोग आते हैं, हर टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, गांव वाले भी, शहर वाले, मतलब एवरीवेयर। प्राइवेट वाले क्या है, प्राइवेट वाले सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, प्राइवेट लैब्स ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हैं, एंड से ड्यू टू दैट प्रिकॉशन वो चार्जेस भी एक्स्ट्रा लेती हैं उनका। अगर आप प्राइवेट लैब में टेस्ट कराओगे तो इट विल कॉस्ट यू फ्रॉम
2300 और 2500 to 4000 इसके बीच में हर लैब का अलग अलग चार्जेस हैं। मैक्सिमम 4000 है, मिनिमम 2300 to 2500 इसके बीच में ही लेते हैं। प्लस सेम वही अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन लोगे, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअली महंगा है। आप दिल्ली नोएडा की बात करो, यहाँ पे एक्चुअली में ये रियलिटी है कि 50,000 पर डे चार्ज करते हैं, और बाकी जगहों पे भी जाओगे तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्जेस कम नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट के ऑप्ट कर रहे हो तो फ्रॉम टेस्टिंग टिल योर मेडिकेशन एवरीथिंग इज एंटायरली फ्री, एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, देन फ्रॉम द टेस्ट टिल योर मेडिकेशन एवरीथिंग इज चार्जेबल। तो इस चीज़ को एनालाइज करके, इस चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ों को एक बार इमरजेंसी प्लान हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि वेन एवर यू आर इन टू दैट शूज़ यू नेवर नो कि क्या करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप देखो, मैं आपको अपना एग्जांपल बता रही हूँ, लखनऊ में मेरा पूरा ख़ानदान है, बट ये सिचुएशन ऐसा है ना कि नो वन विल हेल्प यू। वाई नो वन विल हेल्प यू? बिकॉज कोई अपना लाइफ रिस्क में क्यों डालेगा भाई? सो अपने माइंड में ये मेंटली प्रिपेयर रहिए। हम न्यूज़ में सुनते थे वगैरह, बट वी वर नॉट, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी आपको मेंटली बहुत इम्पैक्ट करेंगी, आप बहुत अकेला फील करोगे, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू कैन नॉट फोर्स एनी वन टू हेल्प यू, बिकॉज वो अपनी लाइफ रिस्क में डालना सेफ नहीं समझते हैं, एंड ये होना भी नहीं चाहिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसा नहीं कि मान लो सपोज़ कि कोई रिलेटिव आपका कुछ हो जाता है, आप चले गए उसकी एकदम अपने, हाँ नहीं है हम हेल्प करेंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रख के सेफ्टी के साथ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और पीपल आर हेल्पिंग, वो अपने लेवल पे हर कोई हेल्प कर रहा है। हाँ, लखनऊ में हमारा घर नहीं है, फिर भी मेरी फैमिली वहाँ रुकी हुई है। एवरीवन इज़ प्रोवाइडिंग फूड, नेसेसरी इक्विपमेंट्स, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, सब चीज़ पूरी हो रही है। सो एवरीवन इज़ हेल्पिंग एट देयर लेवल, बट डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ अब कोई हम पेशेंट लेके आए, कोई हमको अपने घर में भाई क्यों रखेगा, नहीं पॉसिबल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी मेंटल ब्लॉकेज हटाइएगा कि आपको बहुत ही सर्टेन लेवल की हेल्प मिल पाएगी अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज्ड वन से, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो कोई भी मेंटल ब्लॉकेज नहीं रखिएगा ऐसा वैसा, क्योंकि अपने आप में स्ट्रांग रहिए, आप स्ट्रांग हो, आपका पेशेंट स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है और पीपल आर फाइटिंग इट एंड सब वापस आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो जितना मुझे याद था, जितना मैंने प्लान किया था कि मुझे हर एक चीज़ कवर करनी है, वो सब चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, फ्रॉम यू नो योर मेंटल ब्लॉकेज टिल द हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एट माई एंड। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी, आपकी हेल्प करूँगी। बाकी स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, avoid going to hospitals at this situation. At the same time, if you are having any problem, don't hesitate to go to hospital, because this is not the thing to, मतलब इट्स नॉट एट ऑल स्कैरी, मतलब डरो नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस करोगे थोड़ी घबराहट होती है, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। चीज़ों को छुपा के मत रखिए, छुपाने से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई है हॉस्पिटल्स की क्या है। अगर आपका पेशेंट अच्छी कंडीशन में है, आपको बताने की कंडीशन में है, तो आप चीज़ें देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। बट अगर आपने बहुत एंड तक वेट किया, आप चीज़ों को छुपा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल जाके फिर आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। वही होना है जो नॉर्मल पेशेंट के साथ होता है, वही होना है अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल भी है। तो बात की सिचुएशन ज़्यादा स्कैरी है, ज़्यादा रिस्की है, इसलिए बेटर है अपने आप को एनालाइज करते रहिए। चीज़ें शुरू हो रही हैं, उसी टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करिए और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। तो चीज़ों को छुपाइए नहीं, एट द सेम टाइम चीज़ों को डरिए भी नहीं। डरने से मुझे याद आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं ना, जब तक मैंने ये सिचुएशन फेस नहीं करी तब तक मेरे साथ भी यही था। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोरोना से पहले नहीं डरते हैं, हम लोग कोरोना के बाद डरते हैं। जब हमें कोरोना हो जाता है उसके बाद हम डरना शुरू करते हैं कि अरे मैं आइसोलेशन सेंटर में कैसे रहूँगा, अरे वहाँ तो ये नहीं होगा, वहाँ तो वो नहीं होगा। आधे लोग मेरी वीडियो देखने के बाद डर जाएंगे, अरे हो गया तो क्या करेंगे। भाई
कोरोना होने के बाद मत डरो, क्योंकि कोरोना होने के बाद चीज़ें अवेलेबल हैं, सब ठीक हो जाएगा। डरना है तो कोरोना से पहले डरो। जो आप इतने फ्रीली होके घूम रहे हो, बाहर की चीज़ें खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोरोना के पहले डरिए, जिससे कि उस सिचुएशन तक आप पहुँचे ही नहीं। और अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गर्म चीज़ें खाना चालू करो अपने आप को। अगर है भी, देखो आप होने को नहीं रोक सकते हो, कैसे हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। अपने माइंड को इस हिसाब से सेट करिए कि आप डेली वो चीज़ें ले रहे हो कि अगर आपके अंदर वायरस गया भी होगा तो वो आपको इम्पैक्ट ना करे। इन चीज़ों से डरिए। कोरोना होने के बाद डरने की नीड नहीं है, डर पहले ज़रूरी है। इस चीज़ को माइंड में रखिए और लाइफ को आराम से रहिए, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। सो रिलैक्स, एन्जॉय। ओके, सो एट दिस नोट हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और एंड करते टाइम मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने मेरी मम्मी का बनाया था डिस्चार्ज होते टाइम। एक्चुअली हमने टीवीज़ वगैरह में अक्सर देखा है कि जब पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा थैंक्स किया जाता है एक बहुत। सो हमें लगा था कि वो होगा, और बट कहीं ना कहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे जो कि बहुत डिफरेंट था उससे जो हमने देखा और सुना था, तो इसलिए हमने इसका भी सेकंड प्लान तैयार किया था। मतलब एक्चुअली मेरे पर्स में स्पीकर वगैरह पड़ा भी हुआ था ऑलरेडी, और मम्मी को डिस्चार्ज होने में अभी टाइम लग रहा था। हम लोग नीचे खड़े हुए थे, तब तक हमने जल्दी जल्दी फूल वगैरह अरेंज कर लिया था। तो इस केस के लिए कि मान लो अगर उधर से कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलता है हॉस्पिटल साइड से, कुछ वेलकम टाइप का, तो हम अपने साइड से उन सारे पेशेंट्स के लिए करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स जो है वो बैचेस में रिलीज़ किए जा रहे थे। तो करीब मम्मी ने बताया था कि 7 to 8 लोग हैं जो आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो हम लोग ने, स्पीकर हमारे पास था ही, तो बढ़िया सा उसमें एक रिलीजियस म्यूज़िक लगा के और बढ़िया फूल वूल डाल के हमने उन लोग का बहुत अच्छे से एक, उनको भी, वो लोग भी बहुत टफ फाइट करके बाहर निकले हैं, तो उनको भी एक अच्छा फील कराना वो उस पॉइंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो शेयरिंग विद यू ऑल दैट वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। जमीन में डालो, नीचे कपड़ा ले लेना। दूर 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 थोड़ा पीछे।